अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। कोरोना के खिलाफ हुकूमती रिट पर सवाल, कुछ नरमियां तो की हैं। असद उमर साहब अब से कुछ देर पहले कह रहे थे कि मंडे से स्मार्ट लॉकडाउन होगा, लेकिन अवाम को मिक्स सिग्नल्स जा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही बात कि जी कहां पे वो जा सकते हैं, कौन सी चीजें खुली होंगी। अभी हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे हालात जो कि इस लॉकडाउन सो कॉल्ड के हवाले से मुल्क में है। इसके बाद बात होगी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पुरसाने हाल, उस हवाले से पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी स्पोक्स पर्सन दफ्तर खारजा डॉक्टर आयशा। इस पे बात करेंगे। आखिर में कोरोना को शिकस्त देना मुमकिन है? हम चाहते हैं कि हर हफ्ते आपकी मुलाकात को सर्वाइवर से कराए, पिछले हफ्ते भी कराई। आज हम मजीद आपको कुछ लोगों से बात कराएंगे ताकि आप जान सके एक्चुअली आप क्लोज एंड पर्सनल की बीमारी जो है इसके असरात क्या हैं और ये किस तरह से अफेक्ट करती है। आगाज करते हैं जी, आप मनाजिर शेयर करना चाहते हैं, ये आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे। बहरहाल इन फुटेजेस की वैलिडिटी मैंने पूछी भी, कराई भी मैंने वेरिफिकेशन। ये तो कराची के मनाजिर हैं जी। ये लॉकडाउन है सो कॉल्ड, और इसको देखना पड़ेगा कि अगर आप लॉकडाउन रख रहे हैं और फिर भी इस तरह से रश इकट्ठा हो रहा है तो आपका लॉकडाउन आखिर किस काम का है। कुछ ये भी यहाँ पर आती हैं शिकायत कि भाई इतना कम ड्यूरेशन है दुकानों पे जाके चीजें खरीदने का कि फिर इस तरह रश और जमघट्टा लगेगा भी। बहरहाल इसके बाद हम चलते हैं जी पिंडी में। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये पता नहीं किस तरह का लॉकडाउन है। स्मार्ट लॉकडाउन की डेफिनेशन एग्जैक्टली है क्या, ये भी पूछना पड़ेगा हमें लोगों से। आपको शेख रशीद साहब ने आज एक अपनी तस्वीर ट्वीट की, राजा बाजार में रहे, वहीं गालिबन घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे। उनके इर्द गिर्द भी देख लीजिए कि वहां पे लॉकडाउन की क्या सूरत हाल है, लोग फिर रहे हैं। ये कंफ्यूजिंग मिक्स सिग्नल्स जा रहे हैं जी रियासत की तरफ से कि क्या चाह रहे हैं अवाम से, वो किस किस्म के रवैये की ख्वाह हैं। और लोगों तो खैर माशाल्लाह उनकी अक्ल पे हम क्या ही यहाँ पर बात करें। रिट जो है रियासत की वो भी बाकायदा चैलेंज हो रही है। जो ताजिर है उन्होंने कहा कि कुछ हो ना हो हम अपना कारोबार खोलेंगे। क्या कहते हैं जी, वो सुने। हम जेल पर तहरीक चलाएंगे। हम इस तरीके से अपने कारोबार को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। मैं अपने लोगों को इस तरह बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। इसकी मुझे उम्मीद थी, जो होना था मुझे पता था कि आखिर में हमारे साथ यही होगा। हम इसके लिए तैयार थे। अब हम इंशाअल्लाह किसी को फाके मरने की नौबत नहीं आएगी। हम पहले रमजान से अपने कारोबार खोल लेंगे। डॉक्टर्स दूसरी तरह हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं कि अभी मत खोलिए जी आप चीजें, कुछ 2 हफ्ते ठहर जाइए, सुकून कर लें। वो क्या कह रहे हैं? हमारी ये ख्वाहिश है डॉक्टर्स की, उनकी नुमाइंदा तंजीमों की, कि सख्त किस्म का लॉकडाउन होना चाहिए। तो आप वैक्सीन का इंतजार करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एहतियाती तदबीर डॉक्टर साहब ने बताए आपको, उसको और इंक्लूडिंग लॉकडाउन, मेडिकल लिहाज से ये सबसे बहुत अच्छी एक तजवीज़ है। कहते बड़ा अजीब लगेगा अगर कहें कि ये लाखों में है, लेकिन इससे ये कमतर कतई तौर पे नहीं है। हम यहाँ पर डिमांड करते हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। पूरे पाकिस्तान में जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो हम सब एक पेज पे हैं। लॉकडाउन ही वाहिद हल है इस मसले का। हमें अपनी जान की तो परवाह नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली की तो सबको परवाह होती है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। अब हमारी ये हालत हो गई कि हम कहते हैं कि हम हाथ बांधने को तैयार हैं, हम पैर पड़ने को तैयार हैं, हम नहीं देख सकते इतनी हम बात। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम सियासी बात भी करेंगे। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से ये खबर आ गई है। ऑफकोर्स फवाद साहब का एक पॉलिटिकल व्यू होता है। 18वीं तरमीम के मुनासबत से आज खबर आई कि शायद हुकूमत इस पर नजर सानी करे, वो भी हम पूछेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है आगाज चूंकि इसी बात से होना चाहिए कि ये जो अवाम को तो समझ में नहीं आ रही फवाद साहब कि ये लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, ये जुजवी है, ये मुकम्मल है, या ये क्या चीज़ है। आप ये देख लें कि रियासत की रिट जो है वो चैलेंज हो रही है मुख्तलिफ मुकामात पे, और रियासत शायद सख्ती करना भी नहीं चाह रही। तो अभी हम किधर खड़े हैं? मतलब ये क्या सोच है आप लोगों की कि लोग तो नहीं, उनको नहीं समझ आ रहा आपका विजन लॉकडाउन का इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है। देखिए फ्रैंकली ये पूरी दुनिया में एक चैलेंज है कि बैलेंस करना है आपने इकोनॉमी को, अपनी जो सोशल हमारा एक स्ट्रक्चर है उसको, और हेल्थ को। और जहाँ जहाँ जो ममालिक हैं उनको ये चैलेंज दरपेश है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। और ऐसे मनाजर आपको इस वक्त अगर आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क में भी लोग जो हैं ये मुतालबा कर रहे हैं कि कारोबार खोले जाएं। बहुत सारे और अमेरिका में जगह हैं जहाँ पे कहा जा रहा है कि कारोबार खोले जाएं। पाकिस्तान में भी हमने जो पॉलिसी ली है वो शुरू से एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ में और इकोनॉमी में। जहाँ पे रोज़ाना सोच होती है
कि किस सेक्टर को आप थोड़ा नरम करें, किस सेक्टर को आप खोलें, किस सेक्टर को मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। और यहाँ पे NOCC बैठती है, रोज़ाना सुबह 10 बजे उनकी मीटिंग होती है, उसमें तमाम जो मुतल्लिका लोग हैं वो शरीक होते हैं और वो उसके मुताबिक गाइडलाइंस जो हैं वो जारी करते हैं। और ये जो जिस चैलेंज की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये भी यकीनी तौर के ऊपर इवॉल्विंग सिचुएशन है, रोजाना का चैलेंज है और रोजाना की स्ट्रेटजी है इसको डील। लेकिन फवाद साहब, क्या हम मिक्स्ड सिग्नल्स तो नहीं देख रहे? क्योंकि क्या लोग कंफ्यूज तो नहीं है? जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो क्या तमाम लोग एक पेज पर हैं, तमाम रियासती इदारे? क्योंकि जो लोगों से अगर आप कभी बात करें, फीडबैक ले मुख्तलिफ जगह से, तो ये जो सिग्नल्स जो हैं उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई कंफ्यूजन वाली ज़्यादा बात है। इसमें ज़्यादा बात जो है ना वो मजबूरी की है। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखें ना कि आप मुकम्मल लॉकडाउन किसको कहेंगे? आप मुकम्मल लॉकडाउन कर्फ्यू को कहेंगे? अब आप फॉर एग्जांपल आज मुझे जो है एक ये बात हो रही थी कि जी ये जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं ये आप 5 बजे बंद नहीं करने चाहिए, ये 24 घंटे खुले होने चाहिए ताकि एक वक्त के ऊपर रश ना आए। इसी तरह से जब अपने कंस्ट्रक्शन का जो बिजनेस है वो इसलिए खोलना ज़रूरी है कि हमारे जो मजदूर है, दिहाड़ीदार है और बहुत ज़्यादा ऐसी जगह है जहाँ पे रश में भी वो काम नहीं कर रहे हैं तो वो उसको खोलना चाहिए। इसी तरह से हॉस्पिटल्स की OPDs बंद हो गई थी, उनको खोलना चाहिए। आप देखें सिर्फ 3 दिन सिंध ने जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन किया जब, और ट्रेडर्स हमारी ट्रैफिक भी रुकी, तो गिलगित बल्तिस्तान में हमने देखा कि डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। अब हमारा इतना बड़ा जो कमर्शियल एक्टिविटी जो प्रोबेबली पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी होती है वीट क्रॉप उठाने की, अब वो शुरू होनी है। अब उसमें आप किस तरह से अपनी जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे? अगर आप वीट नहीं उठाएंगे तो 6 महीने बाद वैसे ही आपका बहरान आ जाएगा। सो ये एक बड़ी इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसके रोज ही फैसले हुए। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये तासुर जा रहा है कि हर जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं वो अपनी अपनी बोली जो है वो बात कर रहे हैं और रियासत उनको साथ लेकर चल नहीं पा रही। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स जो हैं वो हर सूबे से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक तो ये नौबत आनी नहीं चाहिए कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आकर फिर हाथ जोड़ें, मिन्नतें कर ले, तरले करें। इसमें मुझे बाज़ाहिर कोई सियासत नजर नहीं आ रही। दे जेन्युइनली कंसर्न्ड। नहीं देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले ताजरों की जो है वो अपनी गुफ्तगू सुनाई और उनका पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो होता भी यही है, मुआशरे में मुख्तलिफ तबकात होते हैं, वो अपनी अपनी सोच का इजहार करेंगे। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैच 22 सिचुएशन है, ये कोई एक सर्टन 2+2 नहीं है। इसमें तो आपको एक बड़ी कॉम्प्लेक्स पोजीशन है, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना है। ताजर कह रहे हैं कि कारोबार खोले, अदरवाइज हमारे कारोबार बंद हो रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, आप लॉकडाउन कर दें ताकि खत्म हो। तीसरा प्रॉब्लम यह है कि आप किस हद तक लॉकडाउन कर सकते हैं, किस हद तक नहीं कर सकते। तो ये जो जिसको आप कंफ्यूजन कह रही हैं, एक्चुअली ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ थिंकिंग है, डाइवर्सिटी है जो आपकी सोसाइटी की है, जो आपको नजर आती है। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने अपने फैसले लेती हैं अपने अपने मुताबिक। वफाक ने जो किया है, जो इस्लामाबाद का ने फैसला किया है कि हम ये मामला ज्यादा सूबों को छोड़ेंगे, सूबे अपने हालात के मुताबिक अपने फैसले खुद करें। हम यहाँ बैठ के डिक्टेट नहीं कर सकते सूबों को कि ये आप इस हद तक जाएं और इस हद तक ना जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़े सियासी मौजू पे बात कर लें। अभी थोड़ी देर पहले शाम के करीब एक सुनगुन सी हुई है कि जी शायद 18वीं तरमीम को रिविजिट करने जा रही है हुकूमत। या बताइए कि क्या ऐसी कोई बातचीत हो रही है पावर कॉरिडोर्स में, या चूंकि या ये अभी मुमकिन नहीं है, ना ये वक्त है, ये कोई आइडिया फ्लोट किया है किसी ने? देखिए, ये कुछ चौथी या 5वीं बार इस 1.5 साल में ये बहस जो है ये शुरू करने की कोशिश की गई है। मसला ये है कि 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है 18वीं तरमीम का, यानी जो डेवोल्यूशन हुई है सेंटर से प्रोविंसेस को, उसके ऊपर किसी को कोई 2 राय नहीं, और वो बड़ा ज़बरदस्त है। और उसको हम तो बल्कि PTI प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो लोकल गवर्नमेंट के हामी हैं, वो तो प्रोविंसेस से भी डेवोल्यूशन करना चाहते हैं, तहसीलों के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। सो डेवोल्यूशन पार्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 18वीं, 19वीं और 20वीं तीनों जो तरमीम है उनमें कई लूप होल्स हैं और उनको बैठ करके सोचना तो चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर हेल्थ, अभी आपने देखा जब हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड्स की बात आई, जब हमारे हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की बात आती है, इसी तरीके से जब के सूबों की
जो कोऑर्डिनेशन है उसकी बात आती है। सो कई ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें बैठ करके सोचने की, इसी तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट का आज जो जिस तरीके से उसमें जो पार्लियामेंट्री कमीशन है उसको जिस तरीके से खत्म किया गया है, तो ये वो आइडियाज हैं जिनके ऊपर आपने सोचना है और आपने इसको इवॉल्व करना है। लेकिन फौरी तौर के ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि ये सारे काम हो सकें। ये और आईनी तरमीमें होती भी नहीं, अकेले गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती। जब तक पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन साथ नहीं बैठेगी आईनी तरमीम हो ही नहीं सकती। ये बात आपने ठीक की कि इसमें कंसेंसस चाहिए होगा, क्योंकि कंसेंसस से ही पास हुई थी। बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड सा ये था जब ये पास हुई 18वीं तरमीम। लेकिन बहरहाल जैसे आपने कहा कि चौथी पांचवी मरतबा ये उठी है बात 18वीं तरमीम के हवाले से। इससे पहले पीपल्स पार्टी कहती रही है जी हुकूमत बदलना चाहती है, हम नहीं होने देंगे, क्योंकि वो ऑफकोर्स इनके आर्किटेक्ट्स में से वो नहीं होना देंगे। मेरा सवाल सिर्फ ये कि क्या अभी कोई सीरियस इस पे कोई सोच, कोई कोशिश के आगाज होना होगा? क्योंकि पास तो बड़ा एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसको जो फ्लोट करने का नहीं, अभी इसके ऊपर कोई ऐसी बात की एफर्ट जो है वो नहीं होगी। जब ये नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर यकीनी तौर के ऊपर एक एफर्ट और बातचीत जो है वो होनी है और पहले भी हुई है। 18वीं तरमीम के ऊपर फौरी तौर के ऊपर इस मैकेनिज्म में नहीं होना। एनएफसी अवार्ड पे चूंकि अलबत्ता उस पर बातचीत होनी है, क्योंकि वो अब उसके ऊपर वो रीथिंक भी होना है, दोबारा इशू भी होना है, 10 साल के लिए होता है वो, उसके ऊपर दोबारा जो है वो ज़्यादा बातचीत। अच्छा चले, आपने चूंकि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बात कर दी, मैंने सवाल आपसे पूछना भी था, ये रिलैप्स होने की नौबत क्यों आई? मतलब आप लोग नहीं मैनेज कर सके और जमातों के साथ मिलकर इसको बाकायदा इस पे बात करके कंसेंसस डेवलप करके ये हुआ क्या है? ये देखें, ये असद कैसर साहब ने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में जो था उसमें मैं भी मेंबर था, उसमें डॉक्टर मजारी भी थी, असद उमर साहब थे, और इसके अलावा जो थे राना तनवीर साहब थे, नवीद कमर साहब थे, ख्वाजा आसफ साहब थे, और भी पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब थे। 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। हमने जो फरोग नसीम साहब थे लॉ मिनिस्टर, हमने जो अपना ड्राफ्ट था वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के हवाले किया। पीपल्स पार्टी ने सेनेट से अपना जो ड्राफ्ट पास हुआ था वो दिया, और पीपल्स पार्टी चाहती थी उसकी बुनियाद के ऊपर अमेंडमेंट्स कर लें। हम चाह रहे थे कि जो हमारा ऑर्डिनेंस है उसकी बुनियाद के ऊपर अमेंडमेंट्स कर लें, और एक कंसेंसस इमर्ज हो रहा था। पीएमएलएन ने इसके ऊपर आके, राना तनवीर साहब भी फ्रैंकली हमायत में थे कि इसके ऊपर इन्हीं दोनों बुनियादों के ऊपर कोई कंसेंसस कर लें। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो ये ऑर्डिनेंस लेके गए, और उसके बाद पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में लड़ पड़े, और उनकी आपस में जो शरायत है वो इसकी तय नहीं हो सकी। और मैंने राना तनवीर साहब को भी और ख्वाजा आसिफ साहब को भी कहा कि आप लोग जो है ये इसके ऊपर अगर अभी कंसेंसस नहीं करेंगे ना तो ये ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा, पुराना लॉ बहाल हो जाएगा। आप लोग फिर कहेंगे कि जनाब ये कानून सही नहीं है। अब जब आपके पास मौका है आप इसको बदल लें। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून वाले अपने फड्डे में पड़ गए और वो इसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट नहीं कर सके। अब भी मैं समझता हूँ कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को जो हमने उनको ड्राफ्ट दिया हुआ है उसके ऊपर अपना कंसेंसस देखे ना। ये जो नैब लॉ है ये हमने तो नहीं बनाया हुआ, ये जो मौजूदा सेटअप है हमारा तो नहीं लगाया हुआ, ना केसेस हमारे बनाए हुए हैं। रोजाना पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले आके कहते हैं कि ये कानून गलत है, काला, और बनाया भी अपना हुआ है, सेटअप भी कहते हैं खराब है। फिर अब हम कह रहे हैं कि आए बैठ के ठीक कर लें, उधर भी नहीं आ रहे। तो ये जो कंफ्यूजन है अपोजिशन की, ये सबसे बड़ी रुकावट है नैब लॉ को इस वक्त। लेकिन अभी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, क्योंकि जो कुछ केसेस थे वो नए जो आपकी अमेंडमेंट्स थी उसके तहत फिर उनमें उनका इतलाक होता था नई अमेंडमेंट्स के बाद। अब अगर ये जो इस वक्त लैप्स हो गया, ये ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म हो गई है, तो फिर वो जो नैब केसेस हैं जिनमें इसकी बेसिस पे प्ली ली थी कुछ लोगों ने, तो फिर क्या होगा उसका? वो कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं हो जाएगा? मतलब इसको जरा कानूनी तौर पर एक्सप्लेन करें। नहीं, वो तो फिर नैब का जो ऑर्डिनेंस जब लैप्स हो गया है तो नैब के तमाम इख्तियारात जो पुराने हैं वो बहाल हो जाते हैं, और जो प्रोसीडिंग्स इस वक्त जो नैब के पास थी वो नैब के पास जो है वो वापस आ जाएंगी। अलबत्ता जो ट्रांसफर हो गई हैं, जो कॉन्क्लूड हो गई हैं, वो कॉन्क्लूड जो है वो रहेंगी। यानी जो क्लोज एंड पास ट्रांजेक्शंस की जिसकी डेफिनेशन जिन पे अप्लाई होगी वो तो क्लोज एंड पास ट्रांजेक्शन है, जैसे कईयों के फैसले हो गए, सब कुछ हो गया। बाकी जो नए केस अगर रुके हुए थे
इंक्वायरीज रुकी हुई थी इस वजह से कि ये लॉ आ गया है, लेकिन नैब के पास थी। आप नैब उनको दोबारा शुरू कर सकते हैं। नैब इज नाउ अगेन ऑन पावर। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप लोगों की हुकूमत की इसमें जो ख्वाहिश थी वो पीपल्स पार्टी PMLN आपस में नहीं उनकी बन सकी इस मामले पे, ये आखिरी मर्तबा कब इसके ऊपर इंगेज किया है आप लोगों ने पीपल्स पार्टी और PMLN से? कितने हफ्ते हो गए, कितने माह हो गए? ये जहां तक मुझे याद है, ये पार्लियामेंट का जो आखिरी सेशन हुआ है उस सेशन में जो है आखिरी दफा बात हुई है, एक इनफॉर्मल गुफ्तगू हुई है। और उस वक्त भी मैंने जो है वही मुझे याद है मैंने राणा साहब से ये कहा था कि जी आप इसको, और राणा तनवीर साहब भी कह रहे थे कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसको फाइनलाइज कर लें और इसको जो है वो दे दें। लेकिन समहाउ आई डोंट नो कि PMLN की कहाँ पे ये सुई अड़ गई और उन्होंने इसमें अमेंडमेंट्स जो हैं वो नहीं डाली। हालांकि पीपल्स पार्टी की जो अमेंडमेंट्स थी वो काफी हद तक तो वो अच्छी थी, और हमारी जो ऑर्डिनेंस जो हमने जारी किया था वो भी काफी हद तक बैलेंस था। और जरूरत भी इस बात की है, देखें अगर हमने मुल्क में एक अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम, तो ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम ना हो। अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम तो आपने रखना है, आपने बनाना है। सिर्फ ये आप बताइए क्या लूप होल्स हैं, कहाँ कैसे हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इंश्योर कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आज हम हुकूमत में हैं तो हमारे लोग जो है उनके ऊपर केसेस ना बने और कल अपोजिशन में जाए तो सारे केसेस जो इस वक्त हमारे गिले थे निज़ाम इंसाफ से, वो हम चाहते हैं कि दूसरों के ना हो। और हम तो संजीदगी से इसमें बेहतरी करना चाहते हैं। लेकिन अभी प्रायोरिटी क्या है फवाद साहब? क्योंकि एक तो ऑब्वियसली रियासत और कामों में भी बहुत बिजी है, एक बड़ा क्राइसिस है कोरोना का। इस वक्त आपकी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी इस नैब अमेंडमेंट के हवाले से क्या है? ये आप उसको बिल्कुल ऊपर वाली टियर में रखते हैं या अभी ये बैक बर्नर पे चला जाएगा, ये क्या होगा? देखिए, आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल करके कोई ऐसा मुश्तरका कानून जो है वो ले आए। अदरवाइज फिर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो कोई ना कोई ऑर्डिनेंस जो है वो तो लाने का ज़ाहिर सोचा ही जा रहा होगा और लाया भी जा सकता है। अच्छा, ये जो तजवीज़ आई है कि जी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, खैर मैं अपनी पोजीशन बता दूं, मुझे लगता है कि ये मज़े का खेज बात है, इस वक्त पार्लियामेंट का इजलास नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बड़े और ऑप्शंस हैं। टेक्नोलॉजी का लिया जा सकता है सहारा, अगर आपने ये जो मुख्तलिफ कमिटीज़ के इजलास करने हैं जूम के थ्रू किए जा सकते हैं। सो ये रुकनी नहीं चाहिए लेजिस्लेशन, इस पर गौर हो रहा है? देखिए, मैं तो स्पीकर साहब से मिला था पिछले हफ्ते और मैंने उन्हें ये कहा था कि अगर आप हमारे ज़िम्मे लगाते हैं तो हम आपको ये जो सेशन है इसको हम आपको अरेंज कर देंगे कि ये आप इंटरनेट के ऊपर यानी अपनी जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके ज़रिए आप कर सकें। और उसके बाद जो स्पीकर का जो सेक्रेटेरिएट है, स्पीकर साहब का कौमी असम्बली का सेक्रेटेरिएट जो है वो एंगेज्ड है इस वक्त 3-4 ऑप्शंस के ऊपर, जहाँ पे वो इजलास जो है वो बुला सकते हैं, जिसमें तमाम मेंबरान अपने मोबाइल फोन्स के जरिए इजलास में जो है वो शरीक हो सकते हैं। और अल्टीमेटली जो है ये अभी तो मेरा ख्याल है यही हल है। ये कहना कि फिजिकली उस इजलास में जाना जो है वो जरूरी है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बिकॉज जो प्रेसिडेंट का इख्तियार है कि वो किसी भी जगह के एट प्लेस ऑफ हिज चॉइस वो इजलास बुला सकते हैं। तो जब प्लेस ऑफ हिज चॉइस है इट कैन बी वर्चुअल प्लेस। तो वर्चुअल इजलास बुलाने में मुझे तो कोई कबाहत नजर नहीं आती है। और मुझे उम्मीद है कि इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो भी प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए और हमें जो है वो इजलास बुलाना चाहिए। आपने जो प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन की बात की ना, तो मुझे इससे वो रुएत हिलाल कमेटी वाली जो बात है उस नुक्ते के मुझे आना है कि इस मरतबा मामला शुक्र है अफाम तफहीम से हल हो गए। आप लोगों का भी एक रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी के अंदर बैठा हुआ था। सो इवेंचुअली ये लगता है कि चूंकि आप लोगों की अभी तक तमाम प्रेडिक्शंस ठीक थी, इस मरतबा भी आप लोगों की जो कैलकुलेशंस थी, असेसमेंट थी, वो ठीक थी। अभी जो हुआ है ईद का रमज़ान का ऐलान जो मौजूदा हमने देखा, तो उसमें आप लोगों की रिकमेंडेशंस को कितनी वेटेज दी गई उसमें? देखिए, ये तो ज़ाहिर है हमने पिछले साल जो कैलकुलेशन की थी, और देखें इसमें मेरी या वो कैलकुलेशन तो है नहीं। ऑब्वियसली एक साइंटिफिक ये जो चांद है उसने मेरे या आपके या किसी मौलवी साहब के कहने के ऊपर तो मदार नहीं चेंज कर लेना। वो तो जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक ही उसने होना है। और ये कैलकुलेशन जो साइंटिस्ट हैं वो कई सालों से जो है वो बल्कि एक्यूरेट कैलकुलेशंस पे बनाते हैं, करते हैं। उन्हीं कैलकुलेशंस के ऊपर जो है ये हमने किया है।
अब देखिए जो इवन इस बार तो सऊदी अरेबिया ने भी जो अपना ऐलान किया वो सिर्फ उन्होंने अपने कैलेंडर पे ऐलान किया। यूएई अगले साल से, मैं खलीज टाइम्स में देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हम अपनी रोयत ख़त्म कर रहे हैं। मलेशिया ने, इटली, तुर्की ने, मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने, ब्रुनेई ने, उन्होंने पहले ख़त्म कर दिया, वो कैलेंडर के ऊपर आ गए हैं। सो अगर पाकिस्तान में हम जो है रिवर्स गियर लगाना चाहते हैं और अपने आप को एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर के ऊपर, मॉडर्न मुल्क के तौर के ऊपर जो इल्म, अकल और दलील पे बुनियाद रखता है, उसके ऊपर चलाना चाहते हैं, फिर तो रोयत की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हमें कैलेंडर पे बिल्कुल जाना फवाद चाहिए। साहब, लेकिन बेबी स्टेप्स होंगे। मेरा ख्याल है अवाम यहाँ पे उनका, अभी हमने देख लिया कि जो मजहबी इज्तिमात के हवाले से हमारी अप्रोच क्या है, दुनिया भर की अप्रोच क्या है। तो मुझे मेरे नाकस राय ये कि फौरन ही शायद ये इतना कोई इंतहाई कदम ना ले सके। इस हफ्ते शुक्र है आप लोगों की हमांगी हो गई, इस साल, अगले साल शायद बात और आगे बढ़े, लेकिन अभी भी कुछ जगह पाकिस्तान में रोजा पहले हो गया, मतलब जो मुजाफाती इलाके हैं, मुफ्ती पोपल ज़ई साहब थे, उन्होंने अपनी रिवायत बरकरार रखी, तो अभी भी ये यकजा नहीं हो पाए जिस तरह से होना चाहिए। नहीं, वो तो देखिए ना, उसका तो अगर कोई जिद में आ जाए और कहे कि नहीं हमने अपना रोजा सऊदी अरब के मुताबिक रखना है, तो फिर तो आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। क्योंकि देखिए हमारे नजदीक या मेरे नजदीक जो पाकिस्तान की सरहद है, हम एक नेशन स्टेट है, और जो सरहद है पाकिस्तान की वो सेक्रेट है, वो मुकद्दस है। अगर पाकिस्तान की सरहद के अंदर इवेंट होता है तो हम उसके जिम्मेदार हैं, अगर हमारी सरहद के बाहर है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। अगर अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, कोई और मुल्क में नजर आता है, नहीं आता, वो हमारा उससे कोई सरोकार नहीं है। हम 9 जगहों के ऊपर पाकिस्तान की सरहद को मॉनिटर करते हैं। वहां पर जब चांद विजिबिलिटी उसकी इंश्योर होती है, हम कहते हैं पाकिस्तान में चांद नजर आ गया। अब आगे तो देखें ना, मसल की इख्तलाफ है या किसी का कोई अकीदे का मामला है या कोई वैसे पॉलिटिकल रीजंस है, और वैसे भी पिक एंड चूज है जी। सऊदी अरेबिया ने ये इस बात का बरमला इजहार कर दिया कि जी हम यहाँ पे मजहबी इज्तिमात नहीं होने देंगे। वो बात नहीं हमने मानी यहाँ पर, और यहाँ पर हमने अपने इसकी इंटरप्रिटेशन मनवाई। बाहर कुछ मामलात में हम बिल्कुल उनकी हूबहू नकल करते हैं, उनकी हूबहू उनसे रहनुमाई लेते हैं। बहुत शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी तफ्तीश हुई, ब्रेक पर जाएंगे, इसके बाद वापस आएंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल में है, खासतौर पर रमजान में। कुछ तस्वीर में देख रही थी जिन हालात में वो सहरी अफ्तारी कर रहे हैं, काफी तकलीफ है। ब्रेक के बाद उनके हवाले से बात होगी कि उनको वापस लाने के लिए क्या कर रही है हुकूमत। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बैरून मुल्क जो सकूनत इख्तियार किए हुए पाकिस्तानी हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम के एक हिस्से में। उनकी जो मुश्किलात हैं, उनके कुछ सवालात हैं और जो उनके कंसर्न्स हैं, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी साहिबा। हुकूमत पाकिस्तान के जो डिफरेंट एम्बेसीज हैं, जो डिफरेंट मिशन है बाहर, उनके हवाले से भी बात करेंगे कि लोग वहाँ पर पाकिस्तानी जो मुश्किलात में वो कॉन्टैक्ट कैसे करें। वह काफ़ी शिकायत आ रही है उनकी बाहर। याराने वतन जो है एक प्रोग्राम है जो कि हुकूमत ने लॉन्च किया है, एक वेबसाइट है, ये भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए है। बहरहाल वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये मुझे अच्छी कोशिश लगी। अब देखते हैं बहरहाल इस पर रिस्पांस कैसा रहता है। याराने वतन जो है ये पाकिस्तानी तारिकीन वतन की शोबा सेहत में जो खिदमात है उनकी ज़रूरत है, इसलिए ये इसको लॉन्च किया गया है। इसका मकसद पाकिस्तान के मौजूदा सेहत के शोबे में पाए जाने वाले फ़र्क को दूर करने के लिए बैरून मुल्क मुकीम सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद और उन वसाइल को मुतहर्रिक करना है। यह हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी तारीक वतन की हेल्थ कम्यूनिटी के माबैन एक गैर मुनाफे बख्श शराकतदारी है, एज़ पर ये वेबसाइट जो है। और पाकिस्तान से बाहर सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों की रजिस्ट्रेशन का अमल अभी जो है वो जारी है। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर और बता सकते हैं कि जी आप किस तरीके से वॉलंटियर कर सकते हैं। बहरहाल जो पाकिस्तानी हैं बैरून मुल्क फंसे हुए, उनकी कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अभी तक हुकूमत ने कितनी फ़्लाइट्स जो हैं वो वहाँ से मुल्क वापस आ रही हैं पाकिस्तानियों को लेकर, यहाँ से कितने लोग जो हैं वो वापस जा रहे हैं अपने ममालिक में। इस हफ्ते पे आइए कीजिए 14 खसूसी परवाज़ों के जरिए बैरून ममालिक में फंसे तकरीबन 3780 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का बंदोबस्त किया गया है। और आइंदा हफ्ते PIA 53 खुसूसी परवाजें चलाएगा। अब तक 104 खुसूसी परवाजों के जरिए 11,700 पाकिस्तानियों को वतन लाया जा चुका है। आयशा फारूकी साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी। कुछ शिकायत हैं पाकिस्तानियों की जो बाहर रहते हैं। एक तो सबसे बड़ी उनका जो कंसर्न है, आप ही उसको एड्रेस कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जब हम राब्ता करते हैं अपनी एम्बेसी से, तो या तो फोन लाइंस उतनी कम है, ज्यादा होनी चाहिए। वो कहते हैं हमारा राब्ता हो नहीं पाता, फोन लोग उठाते नहीं है वहां पर और हम फिर कांटेक्ट कर नहीं चाह पाते। तो क्या आप लोगों ने डेडिकेटेड कोई वहां पे कैपेसिटी बढ़ाई है, जो कि पाकिस्तानी बहुत सारे तादाद में फोन कर रहे होंगे, राब्ते कर रहे होंगे?
जी मारिया, हर सफारत खाने में दुनिया में 100 से ज़ायद सफारत खाने हैं पाकिस्तान के, और हर एम्बेसी और कॉन्सुलेट में डेडिकेटेड फ़ोन लाइंस और डेडिकेटेड फोकल पर्सनस का तयन हो चुका है जब से ये पेंडेमिक का क्राइसिस शुरू हुआ है। चूँकि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हमारे हमवतन जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं वो रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि लाइंस जैम हो जाती हैं और उनको पहले 2-3 अटैम्प्ट्स में क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन मुसलसल हमारे सफारत खानों का रब्ता वो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानियों को उनकी ज़रूरत है वो उनको रिस्पॉन्ड करें और उनकी मदद कर सकें। ख़ुसूसी मैं स्टूडेंट्स के हवाले से इसलिए पूछूंगी क्योंकि वो भी बड़ी तादाद में हम लोगों से रब्ता कर रहे हैं। कुछ को तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने किसी तरीके से अकोमोडेट कर दिया, कुछ लोगों के चूँकि सेशंस ख़त्म हैं वो मुल्क वापस आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ वो बड़े मुश्किल हालात में हैं बच्चे, तो वो भी आप लोगों से ही रब्ता करें क्योंकि वो इस वक्त बड़ी एक जिसे कहते हैं ना स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। टिकट के पैसे इतने ज़्यादा हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो क्या करें ऐसे स्टूडेंट जो एक लिम्बो में इस वक्त फंसे हुए। मैं लिम्बो का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल हमें अंदाज़ा है कि हमारे एक बहुत बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की है मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में, तुर्की में और दीगर ममालिक में, और बिल्कुल उन्हें पाकिस्तानी एम्बेसी या कौंसलेट से रब्ता करें और जहाँ भी उनकी इमदाद हो सकती है, चाहे माली या दूसरे तरीक़ों से, वो कोशिश की जा रही है। एज़ आई सेड बिफोर ऑल्सो, बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, चाहे स्टूडेंट्स हों या दूसरे विज़िट वीज़ा पे हों या दूसरे जो वहाँ पे मुकामी रहने वाले हों, तो पूरी कोशिश है कि इस एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन में जितनी भी हम रिस्पॉन्ड कर सकें अपने हमवतनों की इस मुश्किल की घड़ी में, इसके लिए पूरी कोशिश हो रही है। जब आपने बात की आयशा के माली मुआवनत भी आप लोग करते हैं, तो ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि किस तरह के लोग माली मुआवनत के जो बाहर हैं वो एलिजिबल हैं, वो कैसे आप लोगों से वो क्राइटेरिया क्या है और किस किस्म की माली मुआवनत आप लोग करते हैं उनके जो लोग खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहे या जो बहुत ही बेचारे जो है मुश्किल में हैं। जी, जिस तरह मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, गल्फ़ में हमारे एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे मुकीम हैं और अक्सर जो हैं उनके पास इतने माली वसाइल नहीं होते और उन्हें या तनख्वाह नहीं मिल रही है या दीगर मसाइल हैं, तो हमारी एम्बेसीज़ और कौंसलेट्स उनको माली मुआवनत इस लिहाज से कि उन्हें फूड रेशंस सप्लाई किए जा रहे हैं हज़ारों की तादाद में, हज़ारों फैमिलीज़ को, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे UAE हो या कतर हो या कुवैत हो या दीगर तमाम ममालिक हैं। एक तो फूड रेशंस के हवाले से इमदाद की जा रही है, दूसरे ये कि बहुत सारी ऐसी जगहें भी थी कुआलालंपुर या बैंकॉक या तुर्की में जहाँ पे या इवन अमेरिका में जहाँ उनके पास होटल में रहने के पैसे नहीं थे, तो फिर कौंसलेट्स ने और एम्बेसीज़ ने अपने रिसोर्सेज से उनकी अकोमोडेशन की पेमेंट्स भी की हैं। अच्छा, तो इस तरह फाइनेंशियली भी लोगों की मदद की जा रही है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है जो मैं बड़े स्पेसिफिक सवाल इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज ये बड़े रियल सवाल हैं। टिकट्स जो है बड़ी उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों को तो आप ले आएंगे, तो इस ज़मीन में आप लोग रियासत कैसे हेल्प कर सकती है लोगों की या भी नहीं कर सकती? अगर नहीं कर सकती तो फ्रैंकली वो भी बता दीजिए कि जी अभी आपको टिकट जो है हम आपका शेयर उसमें नहीं बांट सकते, आपको देने ही पड़ेंगे ज़्यादा पैसे अगर आप मुल्क वापस आना चाहते हैं। जी, चूँकि टिकट का तयन जो है वो फॉरेन ऑफिस के डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है, लेकिन जहाँ भी मुमकिन हुआ है सिविल एविएशन और PIE के साथ मिलके कोशिश ये की जा रही है कि अफोर्डेबल टिकट्स हों, जहाँ पे हर किसी के लिए टिकट का पहुंचाना या उनकी उसमें उस तरह से मदद करना मुमकिन नहीं है क्योंकि हज़ारों की तादाद हैं, लेकिन केस टू केस बेसिस पे उसको भी देखा जा रहा है और कोशिश यही है कि कम से कम बोझ पड़े हमारे हमवतनों पे जो वापस आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि केस टू केस आप एनालाइज कर रहे हैं, क्या आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को कि प्रायोरिटी पे कौन है आप लोगों की, किनको आप तरजीह दे रहे हैं? क्योंकि एक ये भी लोग कहते हैं जी कि चूंकि जिसकी ज़्यादा अप्रोच है या जो जिसकी ज़्यादा रसाई है
वो हासिल कर लेता है बेनिफिट्स, या वो हासिल कर लेता है वापसी की टिकट, जो नहीं है बेचारे इतने रिसोर्सफुल, उन तक नहीं पहुंचती ये चीज़। तो ज़रा इसके हवाले से क्लैरिटी कर दीजिए। मैं इससे ज़रा इख्तलाफ करना चाहूँगी मारिया, इसलिए कि पूरी कोशिश, और हम सब की, तमाम जो मेरे कॉलीग्स हैं और मुख्तलिफ एम्बेसीज़ में दुनिया भर में, कोशिश ये है कि जो लोग वाकई जिनके वीज़े एक्सपायर हो गए हैं, जिनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, जिनके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं है और वाकई डेस्टिट्यूट हैं और एमरजेंसी सिचुएशन में हैं, क्राइसिस में हैं, उनको तरजीह दी जाए। सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी थी वापस लाने के लिए, वो लोग थे जो एयरपोर्ट्स पे स्ट्रैंडेड हो गए थे और जो ना आगे जा सकते थे और ना पीछे जा सकते थे, क्योंकि ट्रैवल बैन की वजह से फ़्लाइट्स बंद हो गई थी। वो पहले फ़ेज़ में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था। और अब दूसरे फ़ेज़ में वो लोग हैं जो जिनके पास वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं या उनके पास रहने के लिए अब पैसे नहीं हैं और वो डेस्परेट हैं कि वापस अपने वतन वापस पहुँचे। तो बहुत ही शफाफ तरीके से प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है उनकी ज़रूरतों के हिसाब। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आयशा फारूकी साहिबा तर्जुमान खारजा हमारे साथ मौजूद थी। आप लोगों के जो कुछ सवालात थे प्रोबिंग, वो मैंने उनसे पूछे, जवाब उम्मीद है आपको मिल गए होंगे। ब्रेक पे हम जाएंगे, वापस आएंगे। सर्वाइवर कोरोना की एक दूसरा रुख भी है। लोग इससे भले चंगे भी हो रहे हैं, एक तकलीफ दे अमल से गुजर कर ही सही, लेकिन ये ऐसा मुमकिन है। ऐसे दो लोगों से आज हम दोबारा आपको मिलवाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तस्वीर का दूसरा रुख, हम आपके साथ ये स्टैट्स और फिगर्स जो हैं ये शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ग्लोबली आपको दिखा दें कि दुनिया में जो कोरोना वायरस के केस हैं दुनिया भर में, उसमें जो हलाकतों की तादाद है वो कितनी है और जो लोग रिकवर किए हैं वो कितनी बड़ी तादाद है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो सबक है वो ये कि सबसे पहले तो एहतियात कीजिए, और अगर एहतियात करने के बावजूद खुदा न खास्ता आपको कोई मरज हो जाता है तो फिर आप जो इंतजामिया है उसकी हिदायत पर फौरन अमल कीजिए, उनसे रब्ता कीजिए और जो भी उसका इलाज है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। पाकिस्तान के अंदर भी जो 13,000 मुकम्मल केसेस हैं उनमें से 272 लोग जहां भाग हुए हैं, लेकिन 2,936 लोग रिकवर भी हुए हैं। तो आज भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे दो ऐसे लोगों से जो कि सेहतयाबी के करीब हैं। खालिद जावेद साहब कोरोना से ये सेहतयाब हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे, तकरीबन 59 है इनकी उम्र। और ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि कोरोना के हवाले से बहुत सारे जो मिथ्स हैं और जो थ्योरीज हैं उनके हवाले से हम पूछेंगे खालिद जावेद साहब से भी। फरहान इदरीस कराची से ताल्लुक रखते हैं, ये भी कोरोना से अब सेहतयाबी के करीब हैं या सेहतयाब हो चुके हैं, इन्हीं से पूछेंगे। खालिद जावेद साहब, आपसे आगाज करूंगी। मैंने आपसे आपकी उम्र इसलिए पूछी थी क्योंकि 59 एक ऐसी एज है जहाँ पर यूँ लोग काफ़ी ज़्यादा खदशात है, हाई प्रोबेबिलिटी है खुदा ना खास्ता कि अब बीमारी हो जाए तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, लेकिन आप रिकवर कर गए हैं या कर रहे हैं? अभी आपकी क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हॉस्पिटल से वापस आ गया हूँ घर। ओके। अभी टेस्ट हो रही है। मैं दो हफ्ते हॉस्पिटल में रहा हूँ। अच्छा जी। तो ये कैसे आपको सिम्टम्स कब शुरू हुए? क्योंकि वहां पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको घर पे ही कहते हैं कि अपना ख्याल कीजिए और बड़ी थोड़ी देर के बाद आपको फिर अस्पताल लेके जाते हैं जब हालत ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाए। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी जो तबीयत खराब हो गई थी तकरीबन 16 मार्च को ना, तो पहले मैं सेल्फ आइसोलेशन में था 1 वीक के लिए अपने घर पर ही। तो पैरासीटामोल वगैरह ले रहा था, मुझे बहुत तेज बुखार था और फिर चंद दिन गुजरे तो मुझे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी। अच्छा। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा 1 वीक के बाद एम्बुलेंस के जरिए, यहाँ क्राइडन हॉस्पिटल है, तो वहाँ उन्होंने फौरन मेरे एक्सरे किए और मुझे बताया गया है कि आपको निमोनिया है। अच्छा। और साथ ही जो कोविड-19 है कोरोना, उसका भी स्वाब टेस्ट लिया गया। उसके बाद उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक और पैरासीटामोल से ट्रीटमेंट किया। फिर दूसरे दिन मुझे बताया गया है कि ये कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव है। ओके। और मुझे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, वहाँ मुझे ऑक्सीजन दी गई और साथ ही उन्होंने मुझे विटामिन टैबलेट्स दी। ओके। और फिर जब चंद दिन गुजरे तो उन्होंने दोबारा एक्सरे लिए, तो मेरी हालत पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी थी 4-5 दिनों के अंदर। अच्छा। तो फिर उनका प्रोग्राम था आईसीयू में लेके जाने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, वो 24 आवर्स के
अंदर ना मेरी हालत संभल गई। ये मैं ये कहूँगा कि दवाइयाँ तो वो दे रहे थे, उसके साथ जो लोगों ने दुआएं की हैं, मेरी साहबा ने, मेरे बहन भाइयों और मेरे दोस्तों ने, बिल्कुल, और खासकर मीडिया वालों ने जो अपील की थी अखबारों में मेरे सेहत याबी के लिए दुआ। ठीक है, तो दवा और दुआ का जो ये कॉम्बिनेशन है उससे माशाल्लाह माशाल्लाह आप आज सेहतयाब होकर घर आ गए हैं और ये बड़ी बात है। मैं अब फरहान इदरीस साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि लोगों के सिम्टम्स मुख्तलिफ हैं। कुछ लोगों को बड़ी शदीद तरीके से ये अटैक करता है, वो बड़ी एक्सट्रीम सिम्टम्स होते हैं। आपके किस तरह के सिम्टम्स थे, आपकी अलामात कैसी थी? अस्सलाम वालेकुम। मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम यूएस टू कराची आया था और मुझे 1 या 2 दिन ही हुए थे। मैं दूसरे दिन काम पे भी गया था। उस वक्त मुझे बताया नहीं गया था कि आपको जैसे क्वारंटीन में रहना है बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। तो मैं एज यूजुअल दूसरे दिन काम पे गया विच वाज मंडे, और मंडे की रात एंड ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग मुझे फीवर स्टार्ट हुआ। तो आई जस्ट वेंट टू अ डॉक्टर और डॉक्टर को मैंने दिखाया। उन्होंने कहा कि एक नॉर्मल फ्लू जैसा है, कुछ है नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे दवाई दी, नॉर्मल दवा दी, पैराडोल स्टाइल दिया। तो मैंने वो दवा दी और फिर मुझे दोबारा हाई फीवर आया। तो फिर मैंने उसी दिन रात को आखिर हॉस्पिटल जाके मैंने अपना टेस्ट करवाया खुद ही, और मुझे दूसरे दिन इसकी रिपोर्ट आई और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। अच्छा। और मुझे बताया गया था कि आप सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं। और मीनवाइल मैं जब आया था तो एयरपोर्ट से इन्होंने मेरी इन्फॉर्मेशन ली थी। सीडीसी जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट, तो वो मेरे से टच पे थे एंड दे वर लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम होती तो मैं इनको फोन करता था। तो मुझे ये कहते थे कि आप आइसोलेशन में रहे, वही आपके लिए बेहतर है। अच्छा। और आपको बुखार आता है तो आप पैराडोल लेते रहिएगा। और मैं एज यूजुअल 1-2 दिन पैराडोल मैंने ली और मेरा बुखार उतर गया। और थोड़ी बहुत मुझे सोर थ्रोट थी, तो उसके लिए मैं ये सारे जो हमारे मिथ्स हैं जैसे कि देसी इलाज जैसे हैं कि टोटके करते रहे आप जो घर में करते हैं फिर आपके घर वाले, स्टीम लिया, दैट्स अबाउट इट। और सेल्फ आइसोलेशन में मैं स्ट्रिक्टली रहा 14 डेज। अच्छा, तो इसमें ये कि चूंकि आपने खुद कहा कि आप जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है उसके साथ आप राब्ते में भी रहे, हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग थी कि शायद अगर आप वंस यू टेस्टेड पॉजिटिव तो आपको फिर हुकूमत के बनाए हुए किसी सेटअप में जाके शायद कुछ दिन रहना पड़ता है। तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो, ये सिलसिला नहीं है। नहीं, वो मेरे से टच में थे। वो कह रहे थे कि यू साउंड गुड, आप इतना एहतियात करें, आप घर पे रह रहे हैं, आपके घर की साइज भी ठीक है, तो आप घर पे रह रहे हैं, आइसोलेशन रह रहे हैं, फैमिली से दूर रहिए। और आपके घर में आपने घर पे सेल्फ आइसोलेट कैसे किया? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कुछ लोगों को पता चले कि घर पे रह के भी सेल्फ आइसोलेट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। आपने किया? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे किया? कर सकते हैं, मैंने बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया है। और मैं सब मेरे जितने दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल, मैं इनको बताता रहता हूँ कि इनकेस इफ यू हैव ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप घर में रह के भी कर सकते हैं। कैसे? बर्तन अलहदा कर दिए, कपड़े अलहदा खुद धुलते थे, क्या होता था? जरा थोड़ा इसको इलैबोरेट करें ना। सेल्फ आइसोलेशन में यह है कि आपको खुद ही रूम में रहना है। कोई भी आपको, आपके घर वाले आपको खाना वगैरह देते हैं तो वो प्लेट्स वगैरह बाहर रख देते हैं आपके दरवाजे के बाहर। वो डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं, वो आप ग्लव्स पहन के तो आप उसको उठा के अंदर रखें और फिर आप अंदर ही डस्टबिन में इसको एक बनाएं। उसको थैले को आप खुद ही पैक करें, उसको डिसइंफेक्ट करें। डिटॉल का इस्तेमाल, सैनिटाइजर इस्तेमाल बहुत करता था, ग्लव्स का, मास्क का, ये मैंने निकाले 15-14 दिन। फिर मैंने आपका दोबारा टेस्ट करवाया थ्रू लेबोरेटरी, वो घर पे आके टेस्ट करके गए। मेरे ख्याल में आप अगर घर में अगर आप कर सकते हैं तो वो हॉस्पिटल से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हॉस्पिटल में यू कम अक्रॉस मेनी जर्म्स, ज्यादा चीजें आपको इन्फेक्ट हो सकती हैं, जो ना होने की चीजें वो आपको इफेक्ट कर सकती हैं। तो आई वुड से कि घर पे रहना आपके पास है, सिचुएशन है, पोजीशन बनती है तो घर पे बैठ के करना ज्यादा बेहतर। बहुत शुक्रिया फरहान इदरीस साहब। फरहान का केस इसलिए यूं कि इन्होंने घर पे खुद को सेल्फ आइसोलेट किया और उन्होंने बताया भी है कि किस तरह से उन्होंने मुमकिन बनाया कि किसी और के साथ वो फिजिकल कांटेक्ट में ना आए, खाना पीना कैसे करें, ये तमाम मामला। खालिद जावेद साहब का केस इसलिए यूनिक है बिकॉज इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, इसके बावजूद माशाल्लाह माशाल्लाह ये अस्पताल जाकर भी सेहतयाब होकर वापस आ गए। इन लोगों से मिलवाने का, बात कराने का मकसद ये होता है कि एक खौफ तो है कोरोना का, लेकिन इससे अगर खुदा ना खास्ता आपको उसका सामना करना पड़े तो ये मुमकिन है कि आप इसको पिछाड़ सके। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।